हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकॉनमी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ इंडियन इकॉनमी जब थी 1950 से 1990 का जो टाइम पीरियड है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो जैसा चैप्टर 1 में हम देख चुके हैं कि 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। 1947 से पहले 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया, राइट। तो 200 साल बाद आज हमें हमारी इकॉनमी मिली थी, मतलब हमारा भारत का जन्म हुआ दोबारा से, है ना। तो वही क्या है, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक इनटू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम, फाइनली वी वर द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। क्यों बोला गया है? क्योंकि 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, वो जैसा चाहते थे उन्होंने वैसा हमारी इकॉनमी में लूटा और हमें एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, आज 200 सालों के बाद जो देश को बनाने का काम है, जो नेशन बिल्डिंग का जॉब है, वो आज हमारे हाथ में आया था। एंड द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड, देखो अब हमारे पास देश आया है 200 सालों बाद, तो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि जो हमारा देश है अब वो कैसा होना चाहिए। पहले ब्रिटिशर्स उसे चला रहे थे, लेकिन अब कंट्री हमारे हाथ में आई है, तो हमें डिसाइड करना था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम को 3 प्रकार की इकॉनमीज होती हैं। अगर हम देखें तो पहली क्या है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, मिक्स्ड इकॉनमी है हमारे पास, और है सोशलिस्ट इकॉनमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर क्या होता है, वेट, तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर क्या होता है कि मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने का जो पूरा कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। जो इकॉनमी कैपिटलिस्ट होती है उसमें प्राइवेट का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा रहता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या रहता है, बहुत कम। किस चीज़ पे कंट्रोल? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसी इकॉनमी जिसके अंदर प्राइवेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो और गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो, ऐसी इकॉनमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ओके। अगला हमारे पास क्या है, सोशलिस्ट। अगला हम देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, प्राइवेट के हाथों में बहुत कम चीज़ें होती हैं। जैसे कि चाइना है, चाइना के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है हर चीज़ डिसाइड करती है, प्राइवेट के हाथों में इतना कुछ खास नहीं है कि वो लोग कुछ डिसाइड कर सके, राइट। ऐसी इकॉनमी क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट होते हैं। अब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कैपिटलिस्ट मतलब पूरी इकॉनमी प्राइवेट के हाथों में है, या सोशलिस्ट मतलब पूरी इकॉनमी गवर्नमेंट के हाथों में है। मतलब कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट के हाथों में ज़्यादा कंट्रोल होता है और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के हाथों में ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगला होता है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी का दोनों को इक्वल पावर दी जाती है कि चलो आप ऑपरेट करो, आपको भी पूरा हक है प्रोडक्शन का, गवर्नमेंट को भी हक है, प्राइवेट को भी हक है, तो दोनों एकदम साथ साथ चलते हैं। तो 3 प्रकार का हमारा ये इकोनॉमिक सिस्टम था। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हमें एज अ कंट्री कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करना है। ओके। तो पहला क्या है, सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल नेहरू जी को सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी लगी, लेकिन वो ऐसा सोशलिज्म नहीं चाहते थे जो कि सोवियत यूनियन ने फॉलो किया था। आपको पता है सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थी जो कि ब्रेक हो गई, है ना। तो सोवियत यूनियन, आपको यूक्रेन और रशिया उसी का ही पार्ट है ना। तो सोवियत यूनियन में कुल 15 कंट्रीज थी जो कि टूट गई, इसीलिए सोवियत यूनियन ने भी सोशलिस्ट इकॉनमी अपनाया था। लेकिन क्योंकि एक पुअर एग्जाम्पल था, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो क्या चाहते थे कि मतलब सोशलिस्ट इकॉनमी तो हो हमारी, लेकिन जैसी सोशलिस्ट इकॉनमी सोवियत यूनियन ने अपनाई थी वैसी ना हो। ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। वहाँ पे क्या था कि अब सोशलिज्म कंप्लीट था तो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथों में था, गवर्नमेंट के हाथों, गवर्नमेंट के हाथों में था, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं चाहते थे कि कंप्लीट गवर्नमेंट के हाथों में चला जाए और प्राइवेट के हाथों में कुछ ना हो। अगला क्या, इंडिया सॉट एन ऑल्टरनेटिव टू द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इंडिया ने मतलब कि ना कैपिटलिज्म अपनाया ना
सोशलिज्म अपनाया, तो उन्होंने क्या करा कि हम मिक्स्ड अपनाते हैं, मतलब प्राइवेट के पास भी अधिकार रहे, गवर्नमेंट के पास भी अधिकार रहे, और इसमें क्या हो, जो खूबी कैपिटलिस्ट के अंदर है हमने कैपिटलिस्ट की खूबी ले ली, जो खूबी सोशलिस्ट में हमने सोशलिस्ट की ले ली, किसी का भी ड्रॉबैक नहीं लिया, इसलिए हमने किसको फॉलो किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को हमने फॉलो किया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाए, है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन किया, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, राइट। तो इसके अंदर क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस हो और किसके लिए प्रोड्यूस हो, और मतलब जिस सिस्टम से इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, चाहे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। तो पहली प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी की, चाहे कोई भी लार्ज इकोनॉमी हो, स्मॉलर इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम पाई जाती हैं। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, भैया क्या प्रोडक्शन किया जाए, है ना। इसके अंदर क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए, राइट, क्या कंज्यूमर के लिए बनाया जाए, प्रोड्यूसर के लिए बनाया जाए, मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएं जिससे इकोनॉमी हमारी आगे बढ़े, और किस क्वांटिटी में बनाया जाए, स्मॉलर स्केल में, लार्जर स्केल में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर यहाँ से आता है। देखो कोई भी इकोनॉमी किससे चलती है, प्रोडक्शन से चलती है, गुड्स एंड सर्विसेज से चलती है। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। ओके, अगला क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे प्रोडक्शन करने में क्या होता है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाए। अब देखो अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमारे पास 2 तरीके होती है। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, पहला क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है इसके अंदर जो है लेबर जो है वो ज़्यादा रहते हैं, और जो प्लांट एंड मशीनरी, जो कैपिटल है वो कम रहता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, जो लेबर हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा होते हैं, और प्लांट एंड मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट कम रहती है। ऐसी टेक्निक को क्या बोला जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव, अब जिसमें प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा होते हैं लेकिन लेबर का यूज़ कम होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ ज़्यादा होता है, लेबर का यूज़ कम होता है क्योंकि लेबर वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। बट जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ लेबर अबेंडेंट में है वहाँ पे लेबर को यूज़ करना एक चीपर सोर्स हो सकता है ना। अगला क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर क्या है, मतलब होम टू प्रोड्यूस, मतलब अब हमने डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन भी हो गया है ना, कैसे प्रोड्यूस करें। अब है होम टू प्रोड्यूस, आखिर जो हम प्रोडक्शन करें किसके लिए करें, मतलब कि अमीरों के लिए करें, गरीबों के लिए करें। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या करेगी, नीडी पीपल, मतलब कि जिनको उनके गुड्स की ज़रूरत है वो ये ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है तो जो उनके पैसों को पे कर सकता है खरीदने के लिए वो उसके लिए ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो होम टू प्रोड्यूस में अगला क्वेश्चन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। ओके, तो 3 प्रकार की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अगर लेबर, ये देखो लेबर है, लेबर का यूज़ ज़्यादा होगा तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल का यूज़ ज़्यादा तो कैपिटल इंटेंसिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जिसके अंदर गवर्नमेंट ना हो, सारा कंट्रोल प्राइवेट करे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने का साफ सीधा मतलब ये है कि प्राइवेट का कंट्रोल ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा। ओके, अगला क्या है, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट के हाथों में है तो जो प्रोडक्शन होगी उसका सोल रीजन क्या होगा, इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट,
ठीक है, इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और इसी के थ्रू जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, अपना मोटिव क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट, और इसी मोटिव को ध्यान में रख के वो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस को सॉल्व करेगी। और क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड होगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करती है प्राइवेट कंपनीज। ओके, अब क्या है, अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द थ्री एंड सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है, वो अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियसली वो वही प्रोडक्ट बनाएगी जिसके अंदर उसे प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो डोमेस्टिक, चाहे वो अगर इंडिया में है वो कंपनी, चाहे इंडिया के अंदर, अगर वो अब्रॉड में सेल कर रही तो अब्रॉड में। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाएगी प्राइवेट कंपनी वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगला क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। देखो, हाउ टू प्रोड्यूस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो हमेशा चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की ओर जाएगी। मतलब वो लेबर इंटेंसिव को लेगी, कैपिटल इंटेंसिव को लेगी, दोनों में जितनी जितनी कॉस्ट आएगी उनको कैलकुलेट करेगी, जो कंपनी के लिए सस्ता पड़ेगा वो उसी को अपनाएगी, वो देश के बारे में नहीं सोचेगी। अब देश के बारे में सोचना क्या है इसके अंदर, अब इंडिया जैसी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन वाली कंट्री में अगर कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती हैं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, जो कि देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, राइट। और जैसे कि अमेरिका जैसी कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन जो है लेबर कम है, तो वहां पे ठीक है कि हाँ आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करो, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि किस कंट्री के लिए क्या सूटेबल है, बस उनके लिए उनका प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्या है, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ऑब्वियसली जो प्राइवेट कंपनी से तो उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे जिसके पास उन्हें पैसे, जिसके परचेजिंग पावर होगी और उनका सामान खरीद सकती हैं। ओके, तो अगला करने वाले हैं वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। जो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस में वो ही प्रोड्यूस करेंगे जिसमें जिस चीज की सोसाइटी को नीड होगी, अकॉर्डिंग्स विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अगला है हाउस, तो ये थोड़ा मिसिंग है, तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या होगा, गुड्स उसी टेक्निक को प्रोडक्शन का यूज किया जाएगा जो कि चीप होगा, जो कि सस्ता, सॉरी, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर उस टेक्निक का यूज किया जाएगा जिससे कि लोगों का भला हो। जैसे अगर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जरूरी है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए जहां पर इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए, इसमें ये नहीं देखते कौन प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं। हाँ, सोसाइटी में जिसको नीड है, जैसे फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट इन सब पर भी ध्यान देती है। अगला क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट का भी रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है। मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोनों मिल करके जो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की वो सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ भी प्रोवाइड्स वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस्ड वेल, जो अच्छे से बना सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर कुछ असेंशियल चीज़ें बनाते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन है, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो इसीलिए उसमें गवर्नमेंट का रोल होना इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इन इंडिया इज टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग जैसे कि अगर मुझे कुछ भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अगर इंडिया को आज से 5 साल बाद या आज से 20 साल बाद हम कहीं पे देखना चाहते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे कुछ गोल्स होंगे कि हमारा आज़ाद भारत ऐसा होगा, हमारा आज़ाद भारत वैसा होगा, तो अभी वो टाइम था जहाँ पे हम नींव रख रहे थे कि हमारा आज़ाद भारत कैसा होगा। तो वो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे कि हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लान क्या होता है कि देश में देखो अब प्लान है, प्लान क्या बनाएंगे कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जितना पैसा है, लैंड है, लेबर है, ह्यूमन कैपिटल है, उनको यूज करके क्या बेस्ट किया जा सकता है, दैट इज प्लान।
अगला क्या है अबाउट प्लान। आपको पता है जो प्लान्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, वो 5 साल के पीरियड के होते हैं, 5 साल के पीरियड के होते हैं। और जो 5 साल का पीरियड हमने लिया है ये हमने फॉर्मर सोवियत यूनियन से लिया है, क्योंकि सोवियत यूनियन पहले आज़ाद हुआ था, पहले उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो 5 इयर्स प्लानिंग है ये भी हमने क्या लिया था, सोवियत यूनियन से लिया था। और जो हमारा प्लान है उसके अंदर 5 साल का प्लान होने के साथ साथ एक पर्सपेक्टिव प्लान भी होता है कि आज से 20 साल बाद हम अपने देश को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। और जो 5 ईयर प्लान होता है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि जो 20 साल बाद जो हम प्लान अचीव करने वाले हैं, जो 20 साल बाद हम जो प्लान अचीव करने वाले हैं उसको अचीव करने के लिए आज क्या करें कि 20 साल बाद वाला प्लान हमारा अचीव हो जाए, ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950 में, और इसी प्लान के लिए प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में, जिसको अब चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होके क्या हो गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं। जो पहला 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ और 1956 5 साल का प्लान बना, ठीक है। अब जो 5 ईयर प्लान बने थे, देखो उसके हर साल के अलग अलग प्लान होते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब जितने भी प्लान हैं, है ना, जो भी हम हर साल हर 5 साल में कुछ कुछ प्लान होते हैं, ये अचीव करना ये अचीव करना है। तो क्या बेसिस लिया गया, मतलब जितने भी प्लान्स थे उसमें ग्रोथ पर फोकस किया गया। तो जितने भी प्लान्स थे उसमें ग्रोथ पर फोकस किया गया, मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया गया, सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया गया, इक्विटी फोकस किया गया, ठीक है। तो उसको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, कि गोल क्या थे 5 ईयर प्लान के। इसमें से कोई भी एक गोल आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछ सकते हैं। अगला क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ किसे बोलते हैं, देखो अगर हमें इकॉनमी को दिखाना है इकॉनमी ग्रो हो रही है तो ग्रोथ का सीधा साधा मतलब होता है कि कंट्री की जीडीपी, कंट्री क्या बढ़नी चाहिए, जीडीपी। जीडी मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ज्यादा उनको बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट रखनी पड़ेगी, फिर उनको सैलरी मिलेगी, एंड दैट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। इसीलिए जीडीपी का बढ़ना किसको शो करता है, ग्रोथ को शो करता है। अब ग्रोथ तो हो रही है, तो किसमें किसमें ग्रोथ हो सकती है, आइदर लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, जो हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये या तो बढ़े, ज़्यादा हो ऐसे, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, और या सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब अगर लिंकेज बहुत सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी तब भी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और क्या है, या फिर जितना भी जो भी हमारे पास कैपिटल पहले था उसको हम इतने अच्छे से यूटिलाइज करें कि उसमें ही हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, राइट। या तो हम प्रोडक्टिव कैपिटल बना लें, या जितना है उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करने की उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या जो उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं उसमें बढ़ा लें। इन तीनों में से कुछ भी चीज़ होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ भैया जीडीपी बढ़ गई है, ठीक है। तो मतलब क्या है, गुड इंडिकेटर जीडीपी का क्या है, गुड इंडिकेटर ग्रोथ का अगर दिखाना है साइन क्या है, जीडीपी ही है। एंड द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब ये क्या है, अगर ये क्या है, हमारी जीडीपी है। दूसरा पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है, जितनी भी जीडीपी आई उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो समझ में आ जाए कि एक इंसान के हिस्से में कितनी जीडीपी आई, उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। तो क्या है, द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर से जीडीपी आती है। द कॉम्पोजिशन मेड बाय दीज सेक्टर मेक अप द, और इन्हीं मतलब कितना प्राइमरी से आया, कितना सेकेंडरी से आया, कितना टर्शरी से आया, इसी को ही क्या बोलते हैं, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर, मतलब किसी कंट्रीज में एग्रीकल्चर की ज्यादा ग्रोथ होती है, किसी कंट्री में सर्विस सेक्टर की ज्यादा ग्रोथ है, किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल की ज्यादा ग्रोथ है। अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो ज्यादातर जो पैसा है वो किससे आता है, सर्विस सेक्टर। लीस्ट एम्प्लॉयमेंट, द हाईएस्ट मनी जो
दे रहा है वो क्या है, सर्विस सेक्टर है। अब देखो सर्विस सेक्टर 48% जीडीपी का पार्ट दे रहा है, इंडस्ट्री 42% और एग्रीकल्चर सिर्फ 9%। ठीक है, तो ये है सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। टाइम डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अगला है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एक तो समय के साथ साथ जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडॉप्ट करो। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी स्पीड है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी प्रोडक्शन करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू वेराइटी ऑफ सीड, है ना। और अगर एक फैक्ट्री है उसे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी, एक एडवांस प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब बस टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, चेंज इन सोशल आउटलुक। जैसे कि हम देखते हैं हमारा लोगों का सोशल आउटलुक देखने का नजरिया क्या होता है कि जो काम करने का हक है वो ज़्यादातर मेल के बोला जाता है, भाई तुम काम करो, और फीमेल को काम करने नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब मेल भी काम करें फीमेल भी काम करें, क्योंकि जो फीमेल है वो टोटल पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है। अगर 50% हिस्सा काम नहीं करेगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर द जीडीपी। A modern society make use of the talent of the women in the workplace, in the bank, factory, school, and such society will prosperous। और एक ऐसी सोसाइटी जो कि विमेन को हर जगह एम्प्लॉयमेंट दे रही है, विमेन के टैलेंट का इस्तेमाल कर रही है, वही सोसाइटी अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है, अगला क्या किस ऑब्जेक्टिव में ध्यान दिया गया भैया, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, लेकिन सबसे बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। ठीक है, अगर अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग, हम अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज करके, ना कि इम्पोर्टेड वन। जितना ज़्यादा हम खुद पे रिलायंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फर्स्ट 5-year plan have important to give importance to self reliance, which means avoid import of those good which could be produced। अब देखो जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने हमारे ऊपर 200 years तक राज किया, वो हमारे इंडिया में ट्रेड करने आए थे और हम पे कंट्रोल करने लग गए। तो इंडिया अब डरा हुआ था भाई, वो चाहता था कि वो सेल्फ रिलायंट बन जाए, उसे दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े, ऐसा ना हो फिर कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे ट्रेड करने आए और दोबारा हम पे कब्जा कर ले। दैट्स व्हाई इंडिया वांट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन द अदर कंट्रीज फॉर एनी गुड विच कैन बी प्रोड्यूस इन द इंडिया इटसेल्फ। ओके, द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंट वॉज कंसिडर नेसेसरी। दो रीजन, एक तो जितना ज़्यादा हम खुद प्रोडक्शन करेंगे फॉरेन डिपेंडेंस बढ़े, मतलब कम होगी। अगर खुद की कंट्री, अगर हम खुद पे डिपेंड है, खुद पे निर्भर है, अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो डिपेंडेंस कम होगी, और जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस कम होती है उतना इंटरफेरेंस भी कम रहता है। आप जितना ज़्यादा किसी पे डिपेंड रहोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस होगा, जितना ज़्यादा आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कम होगा। सिंपल, ठीक है। अगला क्या है, इक्विटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, सब मॉडर्नाइजेशन सब कुछ हो गया लेकिन फायदा तब तक नहीं जब तक इक्विटी ना हो। इसका मतलब है जो जीडीपी का फायदा है वो एक लास्ट पुअर, जो एक गरीब इंसान है उसको भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो सारा का सारा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एक अमीर इंसान के पास चला गया, लेकिन जो पुअर है वो अभी तक उसी हालात में जी रहा है। ओके, इन एडिशन टू ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंट इक्विटी इज ऑल्सो नहीं, इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी इंडियन शुड बी एबल, और इस लायक हो जाए कि एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड, जैसे फूड है, डिसेंट हाउस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ताकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इसीलिए इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।